Friends, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 3 समकालीन दक्षिण एशिया। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था और हमने ये दो टॉपिक को कवर किया था, क्या है दक्षिण एशिया और दूसरा पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र शासन और सैनिक शासन के बीच में क्या-क्या चीजें हुई, किस कब-कब सैनिक शासन आया, कब-कब लोकतंत्र शासन के अंदर बदलाव हुआ और ये इन सब के जो ये स्टेप बाय स्टेप चल रही थी चीजें, कभी सैनिक कभी लोकतंत्र, तो इनके कारण क्या थे जो पाकिस्तान के अंदर ये सब चीजें हो रही थी, तो वो भी हमने कारण पढ़े थे। आई होप आपको सभी चीज़ समझ में आई हों। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले वो वीडियो जाके देखिए, तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। मैंने लास्ट पार्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो अवेलेबल है। सो हम आज स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बांग्लादेश का लोकतंत्र के बारे में बता रखा है कि वो कब स्थापित हुआ और किस तरीके से देश का निर्माण हुआ। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उसके अंदर क्या है, विभाजन के साथ ही बंगाल की भाषा और संस्कृति के ऊपर दुर्व्यवहार किया जा रहा था। यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों की ये बात हो रही है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जो बंगाल की संस्कृति को मानते थे और बंगाल की भाषा को जानते थे। तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती जो है वो उर्दू भाषा को थोपा जा रहा था और साथ ही उनकी बंगाल की संस्कृति, उनकी भाषा के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो अ, विभाजन के साथ ही इसके विरुद्ध आवाज़ें उठने लगी, आंदोलन किए जाने लगे और 1971 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उससे के चलते पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान जो था पश्चिमी पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश के रूप में उभरा और उसके अंदर लोकतंत्र शासन कायम हुआ। और क्या बता रखा है अंदर इसमें, इस क्षेत्र के लोगों ने बांग्लादेश के लोगों के न्यायिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सत्ता के समुचित भागीदारी की माँग की थी। यानी कि इस क्षेत्र के जो लोग थे पूर्वी पाकिस्तान के, उन्होंने माँग की थी कि हमें राजनीति के अंदर कोई मतलब पद दो और न्यायोचित हमारे साथ भी सब चीज़ें करो और हमारी संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। तो ये सब माँगें थी उन लोगों की। पश्चिमी पाकिस्तान विरुद्ध जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। उन्होंने पूर्वी क्षेत्रों की स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई। यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान ये बेसिकली 2 डिवाइड हो गए थे। तो जो पूर्वी पाकिस्तान का नेतृत्व मतलब एक नेता जो होता है ना, हर किसी आंदोलन के अंदर नेता होता है जो लीडर माना जाता है। तो उस लीडर का नाम क्या था? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ही कभी-कभार 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है एमसीक्यूज़ टाइप में, कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था, उनके नेता कौन थे? तो हमें यही लिखना है, शेख मुजीबुर रहमान। वाले अवामी लोगों के संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा के बहुमत प्राप्त हुआ। यानी कि उसके अंदर फिर इलेक्शन हुए और इनको काफ़ी बहुमत पद से चुनाव जीते ये 1970 के चुनाव में और संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत प्राप्त हुआ। यानी काफ़ी बहुमत प्राप्त हुआ था जब वहाँ चुनाव हुआ था तो। परंतु सरकार पर पश्चिमी सरकार का ही दबदबा था। यानी कि जो हमारा पूरा पाकिस्तान था, उसके अंदर सारा दबदबा किसका था? पश्चिमी पाकिस्तान का। यानी कि उर्दू भाषा और उर्दू संस्कृति वाले लोगों का। ठीक है? और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया, यानी जो सभा थी उसने इस चुनाव को मानने से मना कर दिया कि भाई नहीं, आप नहीं जीते, हम नहीं मानते। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हुई थी और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तान के शासक ने जनरल याहिया खान ने सैनिकों द्वारा इस आवाज़ को कुचलने की पूरी तरह कोशिश की गई। पाकिस्तानी सैनिकों ने हाथों हज़ारों लोग मारे गए थे, यानी कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इस चुनाव के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जो सैनिक याहिया खान सैनिक शासन चल रहा था उस वक़्त में और याहिया खान का दौर था, ये हमने भी पढ़ा था पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने अपनी सेना को भेजकर इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की थी और उन सैनिकों के हाथों हज़ारों लाखों लोग मारे भी गए थे, जो इस संघर्ष के अंदर आंदोलन कर रहे थे। और इसी कारण हज़ार लोग भारत की तरफ पलायन कर गए, यानी कि ये सब जब चीज़ें चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद क्या हुआ, हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं वो भारत की तरफ आ गए थे, जिससे भारत के लिए काफ़ी कड़ी चुनौती हो गई थी, इतने लोगों को अपने देश के अंदर रखना। बड़ी जनसंख्या को शरणार्थी बनाने के लिए भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अर्थात भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की सभ्यता की माँग को समर्थन किया, यानी भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन दिया और उनके साथ खड़ा हुआ कि भई हाँ, इनका जो कल्चर है वो ठीक है और इनके ऊपर काफ़ी ज़ुल्म भी हो रहा है, तो हम इनका साथ देंगे। और साथ ही वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। यानी कि जो भारत था उसने ये नहीं कि साथ खड़ा ही हुआ, उसने वित्तीय रूप से भी उसकी मदद करी, यानी
फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प करी कि भई आप अलग हो उनसे। अर्थात भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सभ्यता की माँग को समर्थन किया और साथ ही वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया और एक स्वतंत्र राष्ट्रीय निर्माण के साथ बांग्लादेश के युद्ध की समाप्ति हो गई। यानी कि पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो गया और बांग्लादेश का निर्माण हो गया। ठीक है? तो ये सब इसके स्टेप थे कि किस तरीके से बांग्लादेश निर्माण हुआ, सारे निर्माण के स्टेप थे हमारे। अब हम पढ़ेंगे कि बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। अभी तो हमने सीखा कि वो किस तरह से टूटा, कैसे बना, क्या-क्या चीज़ें रहीं, कौन इसके नेता थे, कब गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों की जानें गईं। तो अब हम पढ़ते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ। विभाजन के बाद बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जो समाजवादी देश घोषित किया। यानी विभाजन जब हो गया था उसका बांग्लादेश ना, तो उन्होंने अपना संविधान बनाया, उसमें अपने आप को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी घोषित किया था। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन किया। यानी कि जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था शेख मुजीबुर रहमान को और वही नेतृत्व कर रहे थे सभी चीज़ों का। तो जब लोग बांग्लादेश अलग हुआ तो वही नेता बनाए गए। तो 1975 में मतलब संविधान वगैरह बन चुका था। 1971 के अंदर ही। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने उसके अंदर संशोधन किए। और वो संशोधन क्या थे? और संसदीय प्रणाली का स्थान पर अध्यात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। यानी जो संसदीय प्रणाली चलती आ रही थी उसके अंदर, उसके स्थान पर उसको हटा के क्या दिया गया? अध्यात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी गई। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग, ठीक है? उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया था। परिणाम स्वरूप तनाव और संघर्ष स्थापित हो गया बांग्लादेश के अंदर। यानी कि 1971 के अंदर वो डिवाइड हो गया बांग्लादेश और 1975 में जो है वो शेख मुजीबुर रहमान ने उसके अंदर बदलाव किए, संशोधन किए अपने संविधान के अंदर और क्या किया? संसदीय प्रणाली की जगह पहले चीज़ तो अध्यात्मक प्रणाली कर दी और दूसरी चीज़ ये है अपनी पार्टी यानी अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया गया। इसके चलते जनता भड़क उठी और उसके अंदर विवाद शुरू हो गया और बांग्लादेश में संघर्ष और तनाव बढ़ता चला गया। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और उसकी लड़ाई में शेख मुजीबुर रहमान सेना के हाथों ही मारे गए। यानी 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ ही बगावत कर दी और सेना के हाथी वो मारे चले गए थे। उसके बाद नए सैनिक शासक ज़िया-उर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 में चुनाव में वे विजयी प्राप्त हुए, परंतु ज़िया-उर रहमान की हत्या की गई। तो उस उनके बाद क्या हुआ? वो तो सेना के हाथों मारे गए थे, मुजीबुर रहमान। फिर उनके बाद 19 19 1979 में एक नई पार्टी बनी, उसके नेतृत्व कौन कर रहा था? ज़िया-उर रहमान और वो काफ़ी विजय भी प्राप्त हुए काफ़ी बहुमत से बट क्या हुआ? उनकी हत्या करवा दी गई, हत्या हो गई उनकी। और लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद ने नेतृत्व से नए सैनिक शासन को स्थापित किया। यानी कि अब वो जब उनकी हत्या हुई थी ज़ाहिर-सी बात है एक नया शासन स्थापित होगा, तो सैनिक शासन दोबारा स्थापित हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद ने नेतृत्व में किया, सैनिक शासन स्थापित हुआ और देश की बागडोर सँभाली उन्होंने ही। परंतु अब बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। यानी कि बांग्लादेश की जनता को पता चल गया कि भई हमें लोकतंत्र चाहिए, हम सैनिक शासन के अंदर नहीं जी सकते। इसी आंदोलन में छात्र आगे चलते रहे थे। ये सबसे आगे क्या कौन थे? छात्र थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने सीमा तक राजनीतिक गतिविधियों में छूट दे दी गई थी। यानी कि जब जनता ही उभर आई थी लोकतंत्र को माँगने के लिए और चल वहाँ सैनिक शासन रहा था तो वो जो इरशाद थे, जनरल इरशाद उन्होंने दबाव में आकर बाध्य होकर एक हद तक, एक सीमा तक क्या है राजनीतिक रूप में गतिविधियों की छूट दे दी गई थी। इसके बाद एक समय में जनरल इरशाद 5 वर्षों के लिए अ, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, परंतु अंत में आकर जनरल इरशाद को जनता के आगे झुकना पड़ा और अपना पद छोड़ना पड़ा 1999 में। तो क्या हुआ बेसिकली उन्होंने कुछ चीज़ों में राजनीतिक मामलों में छूट तो दी और उन्होंने अपने आप को पर राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया बट क्या हुआ? उन्होंने जनता के आगे उनको झुकना पड़ा, जो उनके विरुद्ध चल रही थी और उन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़ गया 1999 में। फिर सबसे आखिर में ये हुआ कि 1991 में चुनाव के बाद बांग्लादेश बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कायम हो गया। यानी कि जब जनरल इरशाद ने अपना पद छोड़ा तो उसके बाद क्या हुआ 1991 यानी ठीक 1 साल बाद वहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया, बहुदलीय प्रणाली स्थापित हो गई यानी कि एक से ज़्यादा पार्टी काम करेगी, जो चुनाव में जीतेगा वही शासन करेगा। तो ये लोकतंत्र प्रणाली कायम हो गई और यहीं पर हमारा क्या है बांग्लादेश के टॉपिक का एंड हुआ। तो
आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, सभी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अदरवाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सभी चीज़ें समझ में आई हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।